आरएसएस बैक्ड बीजेपी सरकार जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या कर रही है, संवैधानिक संस्थाओं को तोड़मोड़ कर रही, ध्वस्त कर रही है, देश दुनिया में लोग इसको समझ रहे हैं और हर जगह जगहंसाई हो रही है। भारत जब आजाद हुआ, भारत एक गरीब मुल्क था। जवाहरलाल नेहरू ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई कि ना हम रशिया की तरफ रहेंगे ना अमेरिका की तरफ रहेंगे। गुट निरपेक्ष उन्होंने ग्रुप बनाया। इंदिरा जी ने, उस समय भारत कोई अमीर नहीं हुआ था, लेकिन अपने कूटनीतिक सफलता के साथ पाकिस्तान का 2 टुकड़ा किया, बांग्लादेश आया। अमेरिका इसके विरोध में था और अमेरिका के युद्धपोत समुद्र में आ चुके थे, लेकिन तब भी इंदिरा गांधी डरी नहीं। लेकिन चाहे डोमेस्टिक पॉलिसी हो चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, मोदी जी एक तरह से हर जगह फेल हो चुके हैं, हर जगह फेल हो चुके हैं। और अब तो ऐसा लगता है कि अडानी का केस का मसला हो या एप्स्टीन फाइल हो, अमेरिका के इशारे पर कठपुतली की तरह डांस कर रहे हैं। पार्लियामेंट शुरू हुआ है, नो कॉन्फिडेंस मोशन था स्पीकर के खिलाफ, लेकिन सरकार ने रिजेक्ट कर दिया है। ईरान पे चर्चा हो नहीं रही, तो किस तरह की फॉरेन पॉलिसी बना रहे हैं। अड़ोस पड़ोस के मुल्क, चाहे श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, किसी से इनके संबंध ठीक नहीं है और इनके साथ दुनिया का कोई मुल्क खड़ा नहीं है। ट्रंप बार बार इनको डांटता है और जो भी कह रहे हैं, जो भी ट्रंप कहता है उसको क्यों टॉ करके हमारे प्रधानमंत्री मान लेते हैं। डोमेस्टिक पॉलिसी, आइए 11 तारीख को हमारा एक प्रोग्राम है वी द पीपल और संविधान बचाओ संघर्ष समिति और जय भीम मिशन, तमाम फोरम हम लोग लगातार जब पार्लियामेंट सेशन शुरू होता है उस समय हम लोग करते हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर एप्स्टीन फाइल पे भी चर्चा होगी, कास्ट सेंसस को लेकर चर्चा होगी, क्योंकि कास्ट सेंसस की घोषणा करके इन्होंने बेसिकली पिछड़े वर्ग को धोखा दिया है। खुद चुनाव में कहते हैं कि मैं पिछड़ा वर्ग का हूं, लेकिन पिछड़े वर्ग के लिए अगर एक भी कमीशन बनाया हो, एक भी काम किया हो, तो मोदी जी बता दें नहीं, धोखा दे रहे हैं। इसलिए जनता को जो है आगाह करना बेहद जरूरी है। कास्ट सेंसस में आखिर कास्ट सेंसस का मतलब क्या है? अगर सेंसस आप करा रहे हैं तो सिर्फ एक समुदाय का नहीं, 2 समुदाय का नहीं, भारत में जितने लोग हैं, जितने समुदाय हैं सबकी गणना होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ घालमेल किया जा रहा है, धोखा हो रहा है। लेटेस्ट यूजीसी का जो आपने मामला देखा पायल तडवी और रोहित बुमला के केस में, उसमें कोर्ट के निर्देश पे ही यूजीसी ने गाइडलाइंस बनाया था। विडंबना देखी। और ये अगर लागू हो जाता तो मोदी जी वाहवाही लूटते पूरा, लेकिन उन्हीं के कुछ लोग सड़क पे 150-200 लोग हंगामा किए और गोदी मीडिया ने उनको खूब हाईलाइट करके बढ़ा के दिखाया और उसी सुप्रीम कोर्ट ने उस एक्ट पे रोक लगा दी। 19 तारीख को हियरिंग है, क्या होगा हम लोग को मोटा मोटी अनुमान है, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं जो यूजीसी एक्ट हमारे हाथ में कॉपी है, जो लोग पढ़े होंगे, ये कुछ नहीं है, गुमराह करने वाला मामला है। इसमें सिर्फ SC ST नहीं, ओबीसी, दिव्यांग, महिलाएं, ईडब्ल्यूएस के तमाम ऐसे लोग थे। तो आखिर जो लोग नारा देते हैं कि बटोगे तो कटोगे, तो इसमें क्या हो गया? सारे हिंदू एक हो जाओ, तो ओबीसी और SC ST किस कैटेगरी में है, जरा मोदी सरकार हमें बता दे। इसमें मैं 2012 का जो गाइडलाइन था थोराट कमेटी का, उसका रेफरेंस दूंगा। और अभी जो आंकड़े आए हैं कि पिछले 5 सालों में जो एट्रोसिटीज के मामले हैं उसमें 118.4% की वृद्धि हुई है। मतलब 118% की वृद्धि 5 साल में हुई है, जबकि बहुत सारे केसेस रिपोर्ट नहीं होते तो। और इसमें सिर्फ छात्री नहीं है, कर्मचारी भी हैं, टीचर भी हैं, तमाम इस तरह के लोग हैं जिनके साथ भेदभाव होता है। थोराट कमेटी ने जो 21 तरह के भेदभाव को चिन्हित किया था, 2012 में बनी थी। उसमें था छात्र, कुछ प्रमुख मैं बता देता हूं। छात्र छात्र के बीच भेदभाव, छात्र शिक्षक के बीच भेदभाव, किस किस तरह के भेदभाव होते हैं उसको आइडेंटिफाई किया। छात्र प्रशासन के बीच भेदभाव, क्लासरूम हॉस्टल में भी भेदभाव, अलगाव, उत्पीड़न, खेल सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भेदभाव, मॉनिटर द्वारा सही मैसेज नहीं देना, 25% गंभीर स्तर तक प्रभावित। उसके बाद ह्यूमिलिएटिंग जेस्चर, पोस्चर एंड वर्बल एब्यूज, कि कोटे से या कोठे से। अब ईडब्ल्यूएस पे नहीं पूछते हैं कि कोटे से हो कि कोठे से हो, ये लोग ईडब्ल्यूएस से पूछे ना ये कहां से हो। इस तरह के आइडेंटिफाई किए थे। लेकिन ये जो रिपोर्ट बनी है इसमें ये क्लियर नहीं है कि इसमें IIT, IIM, मेडिकल कॉलेजेस, नर्सिंग इंस्टीट्यूशन,
पॉलिटेक्निक कॉलेज इत्यादि इसमें आएंगे कि नहीं आएंगे ये स्पष्ट नहीं है, क्योंकि ये यूजीसी द्वारा संचालित नहीं होते हैं टेक्निकल कॉलेजेस। दूसरा, जैसा कि मैंने बताया कि 12 के रेगुलेशन में भेदभाव चिन्हित थे, जो कि 26 में नहीं है। भेदभाव के तरीके क्या सिविल केस होंगे, क्रिमिनल केस होंगे, यह भी स्पष्ट नहीं है। और जिस तरह की कमेटी बनाई गई है, अगर वाइस चांसलर के खिलाफ ही अगर भेदभाव के केस लगे, प्रिंसिपल के खिलाफ ही लगे, तो वही उसके मुखिया होंगे, हेड होंगे। तमाम तरह के मसले हैं। इन सारे बातों को लेकर 11 तारीख को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मिल रहे हैं। हमारे साथ हमारे कई साथी हैं, डॉक्टर सूरज मंडल हैं, विजेंद्र यादव साहब हैं, कोहली साहब हैं। देश में अजीब परिस्थिति है। संविधान को तार तार कर दिया गया। स्पीकर जो हम लोग सब देख रहे हैं कि किस प्रकार से बिल्कुल चुनाव आयोग के धर्रे पर चल रहे हैं, उनकी निष्पक्षता आप देख सकते हैं उनके रोज के क्रियाकलाप में। तो अगर उनके खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव, शायद पहली बार ऐसा संसद के इतिहास में हुआ होगा जब आया है, तो इस पर भी चर्चा भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को पसंद नहीं है, ईरान पर पसंद नहीं है। और अंतरराष्ट्रीय खबरें इतनी अधिक अपमानजनक है, पता नहीं किसके बारे में एक बहुत प्रमुख चैनल में कह रहे हैं ही हैज ओपन्ड हिज लेग्स। कितना गंभीर और अपमानजनक बात है। उस चैनल को भारत सरकार का हिम्मत नहीं है कि बैन कर दे। ये भी एक जनरल बातचीत में कह रहे हैं इजरायल में कि हम अपने प्रोडक्शन लाइन को कहां रखोगे, तो भारत में 140 करोड़ लोग हैं हमारे पास, यानी हमारे देश के सदर ने वहां जाकर मंगलसूत्र नुमा एक कुछ पहनने के लिए और पता नहीं किस किस फाइल को दबाने के लिए 140 करोड़ के मान सम्मान और आजादी को गिरवी रख के आए। बिहार में किस तरह से चलता कर दिया गया, जिसके फेस पर चुनाव लड़ा गया था नीतीश कुमार को, वो भी हम देखे। और इस प्रकार से पूरे देश में जो स्थिति है उसमें दो और गंभीर सामाजिक पहलू हैं। पहला तो यूजीसी की जो कानून है, जो कि एक तरह से भ्रमित करने वाला है, उस पर भी चूंकि उसमें ओबीसी ऐड किया गया है, तो वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और उसका विरोध खुद भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के लोग नाटकीय अंदाज में, बाबा लोग कह रहे हैं कि हमको अपना जान देने के लिए या क्या कहते हैं परमिशन चाहिए मोदी जी का। हम तो बोल रहे थे कि परमिशन है यहीं से ले लेते, मोदी जी के पास जाने की जरूरत नहीं थी। और उसके बाद सबसे गंभीर बात, देश में 95 वर्षों के बाद बहुत ही दबाव और बहुत ही एक प्रकार से आंदोलन के बाद देश में जाति आधारित जनगणना 1931 के बाद होने वाली है। 2011 में भी तय था, संसद के सर्व सम्मति से यह पारित था, लेकिन 2011 में इसको एक एनजीओ को देकर पूरे के पूरे उस प्रक्रिया को एक तरह से निरस्त कर दिया गया। उसकी रिपोर्ट भी नहीं आई और उस रिपोर्ट को लाने के लिए सरकार के 5,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। और अब जो है संसद में पारित होने के बाद, आश्वासन के बाद, जो पहले 32 प्रश्न आए हैं उसमें 12 नंबर प्रश्न आप देख लीजिएगा, जिसमें पूछता है हाउस होल्ड सर्वे कि वेदर यू बिलोंग टू एससी, एसटी और अदर्स, ओबीसी का आ गया। यानी कि बाद में जब आप उसके डेटा को लेंगे तो किस प्रकार से उसको आप एक तरह से वेरीफाई करेंगे। और उसके बाद ये डिजिटल मोड में हो रहा है। मैं आरोप लगा रहा हूं, डिजिटल मोड में जो भी इस देश में हो रहा है वो पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी द्वारा संचालित है। उसमें रोज गड़बड़ियां होती है, चाहे वो ईवीएम हो, चाहे वो नीट की परीक्षा हो, सीयूईटी की परीक्षा हो, या जितने सारे जो ये डिजिटल मोड में करते हैं। इसलिए हमारी मांग यह भी है कि जो भी डेटा लिया जाए उसको हाइब्रिड मोड में, यानी कि जैसे पहले पर्ची पर लेकर आपसे दस्तखत लिया जाता था और आपको कॉपी दी जाती थी जब जनगणना पे डेटा लिया जाता था। और सबसे आखिरी में यह जरूरी हो कि संसद के सदस्यों से भी इसमें राय ली जाए। मैं कई संसद सदस्यों को, कई पार्टी के संसद सदस्यों से हम लोग अनुरोध कर चुके हैं। हम उनको एक प्रस्तावित पत्र भी भेजे, संसद में उठाने की मांग की है।
हमारी बात कितने दलों को समझ में आई है मुझे नहीं पता है, लेकिन डीएमके पार्टी के पी विल्सन साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि इसको वो संसद में उठाएंगे, चूंकि पहले भी इन मुद्दों को लेकर काफी संजीदगी से डीएमके पार्टी ने दलित, पिछड़ों और आदिवासियों की बात और देश के गरीबों की बात आगे रखी थी। मैं उम्मीद करता हूं कि राहुल जी भी कांग्रेस पार्टी को निर्देश देंगे, सांसदों को निर्देश देंगे कि जो जनगणना के प्रश्न पर, जिस पर 11 मार्च को स्पीकर्स हॉल में वी द पीपल, संविधान बचाओ संघर्ष समिति और जो हमारे जय भीम मिशन है और भी जो साथी हैं सब, हाँ, जितने फाउंडेशन है सभी मिलकर जो सभा कर रहे हैं, उसमें संसद सदस्यों को भी आमंत्रित किया जा रहा है कि अपनी बात रखें। मैं उम्मीद के साथ कि इस आंदोलन को हमें निष्कर्ष तक पहुंचाने में आप लोगों की मदद मिलेगी, हमारे सुनने वालों की मदद मिलेगी, सहमति मिलेगी और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में, एक सामाजिक न्याय को लाने में सभी का साथ मिलेगा। जय संविधान।